हाँ, डायबिटीज़ ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है और आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम के रूप में बहुत लोगों को होता है। अगर इंडिया को देखा जाए तो प्रोजेक्शन कहते हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली इंडिया को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है क्योंकि नंबर ऑफ़ जो पेशेंट है वो बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। अब ये शहरीकरण का प्रभाव एक है जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो रखे हैं और साथ साथ जो खान-पान में अब ये शहरीकरण के कारण से भी है कि प्रोसेस फूड ज़्यादा खाया जा रहा है और मीठा इंडियन फूड में मीठा थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है, शुगर ख़ास करके वाइट शुगर। और इन जो प्रोसेस फूड होते हैं इनका जो जीआई इंडेक्स कहते हैं कि इमीडिएटली ग्लूकोज फॉर्मिंग करने का जो नेचर है वो ज़्यादा होता है और ऐसे फूड जिसको हम एक तरह से एम्प्टी कैलोरी भी कहते हैं, ऐसी चीज़ें खाने के तुरंत बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक होता है तो उसको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं, बॉडी कैसे उसको कंट्रोल करती है, इस सिस्टम को समझना ज़रूरी है। जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, अगर इंसान फिजिकली एक्टिव रहता होगा तो बॉडी के एक्टिविटीज़ के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए होता है। उस प्रोसेस में बहुत हद तक ऊर्जा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन इंसान फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया और वो उस ग्लूकोज का लेवल बढ़ने के कारण से ब्लड गाढ़ा हो गया, थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा गाढ़ा हो गया। अब ब्लड गाढ़ा होता है तो सर्कुलेशन के लिए भी मुश्किल आता है। ब्लड गाढ़ा होता है तो कहीं भी चिपक जाता है, उसका स्टिकी नेचर हो जाता है। अगर ब्लड स्टिकी हो गया तो सबसे ज़्यादा ब्लड का सप्लाई होने वाले जो सिस्टम है उसमें से वाइटल ऑर्गन्स, जो सबसे मेजर वाइटल ऑर्गन्स है लाइक ब्रेन एंड हार्ट एंड लीवर एंड किडनी, ऐसे वाइटल ऑर्गन्स है जिसको सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। इवन आइज और ये नर्वस सिस्टम इन पर्टिकुलर पूरे बॉडी में इनको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है। ऊर्जा सप्लाई न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन के हेल्प से ही होता है और वह चाहता है ब्लड के माध्यम से। आप म्यूट करिए प्लीज, किसका म्यूट नहीं हुआ। तो अब ये ब्लड के माध्यम से ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाना होता है। अगर ब्लड गाढ़ा हो गया तो गाढ़ा ब्लड वहाँ पहुँचता है तो उनके जो सेलुलर लेवल में भी ब्लड के साथ एक्सपोज होकर के न्यूट्रिशंस को रिसीव करने वाले जो रिसीवर होते हैं उनके साथ ये चीज़ें स्टिकी नेचर का जो ग्लूकोज है वो चिपक जाएगा। जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि सेलुलर एफिशिएंसी इससे प्रभावित होगा। नर्व सेल्स अगर प्रभावित हो गए, नर्व्स काम ना कर पाए या ब्रेन सेल्स काम करने में दिक्कत आ जाए तो ये बहुत रिस्की है। तो बॉडी हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म टू चेक एंड बैलेंस इट। तो बॉडी क्या करती है कि अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक हो गया। एक ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है शरीर के अंदर। जब ये ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचता है तो ब्रेन विल इंस्ट्रक्ट पैंक्रियाज टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन एंड इमीडिएटली। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन इमीडिएटली होता है। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन होकर के ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन मिलता है, इमीडिएटली शरीर के जितने भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, कितने हैं, बहुत सारे, खरबों खरब, 60 ट्रिलियंस टू 110 ट्रिलियंस का एस्टिमेशन है। और ये सारे सेल्स का एक तरह से गेट खुल जाता है जिससे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा हुआ है वह अंदर घुस जाता है। अब वो घुसा करके छुपा करके ब्लड में ग्लूकोज को नॉर्मल किया गया। अब इंसान फिर रूटीन से खाता रहता है, भूख लगे तभी खाना है ऐसा भी नहीं। अब वो क्रेविंग, स्ट्रेस ईटिंग, ये कई सारे चीज़ें होते हैं। ऐसे में ग्लूकोज का लेवल बार बार बढ़ा रहता है।
जब ऐसा होता है तो सेल्स के अंदर स्टोर करके छुपाने का भी तो एक लिमिट है। फिर दोबारा खा लिया तो वो तो फिर सेल्स के पास तो पड़ा हुआ है, वो उनको अलग से चाहिए नहीं, वो लेंगे नहीं ब्लड से, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। अब इंसुलिन डलने के बाद भी वो छुपने के लिए जगह नहीं है, छुपाने के लिए जगह नहीं है, फिर क्या होगा? देन लीवर विल कम इनटू एक्शन। लीवर क्या करेगा? उस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको अपने अंदर स्टोर करेगा, कन्वर्टिंग दैट इनटू फैट। जब ऐसा होता है और ये लगातार होता है, परमानेंट होता है, इंसान हमेशा ऐसे ही चीज़ें लेता रहता है, तो फिर लीवर परमानेंटली फैटी हो जाता है। अगर लीवर फैटी हो गया तो लीवर की वर्किंग एफिशिएंसी में एडवर्सली इफेक्ट पड़ेगा। और लीवर का भी एक लिमिट है, और सर्टेन टाइम के बाद लीवर को भी अगर इसको संभालना मुश्किल हो गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा कि लीवर उसको जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करने के बाद डंपिंग करने के लिए भेजेगा। और डंपिंग कहाँ करेगा? जहाँ कैविटी मिलेगा। तो कैविटी कहाँ है? सबसे मेजर कैविटी तो पेट का एरिया है। तो पेट का एरिया में उस जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी डंप करेगी। और वो डंप करने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक तो वर्किंग एफिशिएंसी कम होगा, लेकिन ये भी एक स्पीड में ही हो पाता है, क्योंकि लीवर को मल्टीपल काम करना होता है। डाइजेशन का काम करना है, वेस्टेज को रिमूव करने का काम करना है, केमिकल्स जितने भी शरीर के अंदर जाते हैं उन केमिकल को रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय करना है, और इम्यून सिस्टम के साथ क्लोजली काम करना पड़ता है लीवर को। और इन सारे काम करने के लिए लीवर के ऊपर प्रेशर पहले से बना होता है। अगर ये ग्लूकोज वाला प्रेशर और आ जाता है तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीवर भी कर नहीं पाता। ऐसे कंडीशन में फिर किडनी उसको एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होगा उसको फिल्टर करके थ्रो आउट करना शुरू करता है। जब किडनी ग्लूकोज को थ्रो आउट करना शुरू कर दे तो ऐसे कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। अब आपको प्रॉब्लम एक तरह से जिस्ट में समझ में आ गया है। तो अब इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं, हमें प्लान करना होता है। अकॉर्डिंगली जब हम स्टेप्स लेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे, तो बहुत हद तक प्रिवेंशन हो ही जाता है। और बाई चांस हो चुका है डायबिटीज़ तो उस केस में भी उसको मैनेजमेंट के अलग अलग स्टेज के अनुसार अलग अलग मैनेजमेंट प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल बी एबल टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। और कुछ केसेस में इसको बहुत मुश्किल होता है पूरी तरह से ओवरकम करना। अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में हम लोग नेचुरल ढंग से यौगिक और डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को कंबाइन करते हुए डायबिटीज़ को मोर देन 95% कह सकते हैं कि हम क्योर भी कर सकते हैं। अराउंड 5% केसेस जिसमें क्योर नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होता है मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, उसके बाद ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करूँगा। जैसे ना कभी कभी डायबिटीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं डॉक्टर। अब ये पता नहीं जान करके या अनजाने में, समझ में नहीं आता, लेकिन मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं। पेशेंट्स हॉस्पिटल चला जाता है कोई इन्फेक्शियस कंडीशंस को लेकर के या ऐसे प्रॉब्लम को लेकर के, तो वो डॉक्टर बॉडी के सारे टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं कई बार बोलता रहता हूँ कि डॉक्टर के भी अपने लिमिटेशंस है, और वो भी एक तरह से ना उसमें बधे होते हैं, बेचारे हालत होता है उनका भी। यही कारण है कि जब पेशेंट आता है तो एक तरह से, सबको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कई डॉक्टर्स को ऐसे कंडीशंस होते हैं। मान लो एक एग्जांपल से अगर देखें तो एक हॉस्पिटल किसी ने खोला हुआ है, उसमें कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसका अगर इंटरेस्ट भी उठाना होगा तो कितना रोज़ का रेवेन्यू चाहिए होगा, उसमें काम करने वाले लोग कितने सारे होते हैं, उनका सैलरी कहाँ से निकालेंगे। और इसीलिए अब वहाँ फिर हॉस्पिटल है तो ये सारे इक्विपमेंट भी होना चाहिए, और ये भी महंगे महंगे होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल और ये मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनियों ने इतना ज़्यादा नेक्सस बना रखा है, बिल्कुल ही सस्ते चीज़ को भी 1000 टाइम से ज़्यादा मार्जिन के साथ सामान बेचते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट करे हुए होते हैं हॉस्पिटल से लेकर के चीज़ों में, इन लोगों को रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उठाने के लिए भी लोगों से पैसा तो निकालना है, तो उनको भी इस तरह से एक तरह परिबंध टाइप होता है।
और जब पेशेंट पहुंचता है तो उसको सारे टेस्ट के लिए भेज देते हैं। अब उसमें इन्फेक्शन के टाइम में अगर ब्लड में इन्फेक्शन आया है तो वो इन्फेक्शन को सेल्स के अंदर पहुंचने ना देने के लिए सेल्स अपने गेट को बंद करे होते हैं, जिसके कारण से अब वो जब इन्फेक्शन पता लगता है सेलुलर बायोफीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू या ऑटो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के सारे सिस्टम को पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे में पेंक्रियाज इंसुलिन भी नहीं बना रहा होता है उस समय, जिससे सेल्स का गेट ना खुले, सेल्स के गेट बंद हो रखे होते हैं उस समय, सो दैट बॉडी का इम्यून सिस्टम उस जो भी फॉरेन इन्वेडर जिसके कारण से इन्फेक्शन हो रखा है उसको अटैक करना या उसको उसके साथ फाइट करके उसको ओवरकम करने के लिए लगे होते हैं। ऐसे समय में जब टेस्ट कर लिया तो उसमें शुगर लेवल स्वाभाविक है वो बढ़ा हुआ पाएगा। अब जब शुगर बढ़ा होगा तो डॉक्टर क्या करेंगे कि इमीडिएटली इंसुलिन डाल देंगे, भाई तुम्हारा शुगर इतना बढ़ा हुआ है, इंसुलिन का इंजेक्ट कर दिया। तो इंसुलिन इंजेक्ट करने के बाद शुगर नॉर्मल आ गया और फिर हाँ अब ये नॉर्मल आ गया, दोबारा टेस्ट करेंगे फिर नॉर्मल आ गया, और फिर अगर इंसुलिन नहीं देंगे तो इन्फेक्शन जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होता तब तक वो सेल्स रिसीव करते ही नहीं है। तो ऐसे में इन्फेक्शन जब तक होता है तब तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहना वो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। लेकिन डॉक्टर फिर इंसुलिन दोबारा डाल देंगे और ऐसे बार बार इंसुलिन का इंजेक्ट करेंगे तो पैंक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जो टिश्यूज़ हैं उनको ये पता लग जाएगा कि इंसुलिन बाहर से आ रहा है, भाई हमें नहीं बनाना है। अगर वो बनाएंगे तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा, जिससे फिर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इमीडिएटली कम होगा, जिसके कारण से फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन, हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन हो जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पैंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है जो इंसुलिन बनाते हैं वो फिर काम करना बंद कर देते हैं। जब वो काम करना बंद करते हैं एक तरह से स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, डोरमेंट हो जाते हैं, तो उनका फिर रिवाइवल, अगर ये प्रोसेस लंबे समय चला तो फिर उनका रिवाइवल नहीं होता, दे विल डाई। जो यूजलेस होता है ना, पकने के बाद सड़ता है, वो गलता है और ख़त्म हो जाता है। अगर उसका काम नहीं रहा तो फिर धीरे धीरे वो पैसिव हो जाता है, आलसी हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, फिर मर जाता है। तो जब ऐसा हो चुका होता है, कुछ समय अगर इंसुलिन इंजेक्ट कर लिया तो वो फिर अब उसके बाद पैंक्रियाज इंसुलिन बनाने की हालत में होता नहीं है, फिर वो डेड हो गया और उसके बाद रिवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से जो नॉर्मल डायबिटीज़ में भी जब इंसुलिन का इंजेक्शन लगातार लंबे समय हो चुका होता है तो पैंक्रियाज के सेल्स कैपेबल होते हुए भी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की हालत में नहीं होते। तो कुछ समय के बाद उनका फिर नेचुरल डेथ हो जाता है। ऐसे कंडीशंस को रिवाइव करना मुश्किल होता है। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं डायबिटीज़ वाले, अगर थोड़ा बहुत भी पैंक्रियाज के बीटा सेल्स अलाइव वर्किंग स्टेट में होंगे तो यौगिक और लाइफस्टाइल और डाइट मैनेजमेंट के थ्रू 100% क्योर किया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब क्योर करने के लिए करना क्या है? सबसे पहले तो हाई जीआई इंडेक्स फूड को 100% अपने रूटीन से हटा देना है, क्योंकि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हाई जीआई इंडेक्स फूड का मतलब फास्ट फूड, हाई जीआई इंडेक्स फूड का मतलब वाइट ब्रेड, मैदा से बने हुए प्रोडक्ट, वाइट शुगर जिसमें डला होता है ऐसे प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा रिफाइन करके फैक्ट्री में बने हुए प्रोडक्ट, ऐसे चीज़ें हेल्थ के हिसाब से जीरो वैल्यू के होते हैं। दे आर एम्प्टी कैलोरी जो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, बाकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है। और ऐसी चीज़ें हमें चाहिए नहीं। वी नीड टू स्टॉप टेकिंग दीज थिंग्स। और फिर होल ग्रेन लेना है। जो भी चीज़ें लेते हैं, फ्रूट, सैलेड्स, वेजिटेबल और अनाज जो भी लेते हैं, होल ग्रेन या नेचुरल स्टेट में जितना हो सके पॉसिबल ऐसे चीज़ों को ग्रहण करना है। इससे फिर इन चीज़ों में एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा होता है, मल्टीपल न्यूट्रिशंस होते हैं, और इसमें से जो ग्लूकोज फॉर्मिंग के लिए प्रोसेस जो चलता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एसिमिलेशन प्रोसेस, इट विल ऑल्सो गो थ्रू स्लोली, जिसके कारण इमीडिएटली ब्लड में ग्लूकोज का स्पाइक नहीं होगा, जिसके कारण से पैंक्रियाज, लीवर और किडनी इन सब को बैंड नहीं बजेगा।
दे विल रिमेन हेल्दी। वो आराम आराम से नेचुरल ढंग से काम करते रहेंगे, इन बिटवीन शरीर का कंजप्शन भी चलता रहेगा। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है, हाई जीआई इंडेक्स फूड अपने रूटीन से हटा देना है, अर्थात फास्ट फूड को हटाना है, मैदा को हटाना है, चीनी को हटाना है, और उसके बाद नेचुरल फॉर्म में खाना ग्रहण करने का एक रूटीन बनाना है, जिसमें ब्रेकफास्ट के टाइम में कोशिश करना होता है कि सारे के सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। लंच के टाइम में अपने भूख के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जो भी लेने का दिल करे ले सकते हैं, और रात के टाइम बहुत ही डिसिप्लिन, लाइट और जितना हो सके जल्दी डिनर करने का रूटीन हमें टेंटेटिवली फिक्स करना होता है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ डाइट हैबिट दैट वी नीड टू फॉलो फॉर होलिस्टिक हेल्थ। अब इसमें हमें कमर्शियल जो क्या बोलते हैं स्कीम डालना है, तो डाइट में भी अब ये दाल, वो चना, ये जौ, ये वो, अब ये थोड़ा सा क्योंकि क्लाइंट लगातार टच में रहे उसके लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाया जाता है। अदरवाइज सिंपल फार्मूला, ब्रेकफास्ट शुड इंक्लूड all nutritional requirement, lunch should have at least some vegetable salad and some protein along with that, जो भी रूटीन में खाया जा सकता है। फिर भी पोर्शन को कंट्रोल करना होता है, और हमें जो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट, जिसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, इसको तो अपने रूटीन से पूरी तरह से हटाना है। टेस्ट के लिए, अपने जो भी स्वाद के लिए कभी कभी ले लिया तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर स्पेयर कैपेसिटी है दैट विल हैंडल। लेकिन बहुत ज़्यादा लेंगे तो बॉडी का स्पेयर कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, बॉडी का हैंडलिंग करने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है, फिर इट विल नॉट गेट रिकवर। ये डाइट में हो गया। खाने में एक टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं खाना, पोर्शन कंट्रोल करनी है, भूख कंट्रोल करनी है। मिताहार का कंसेप्ट बताया जाता है योग में कि आपका जितना भूख होगा उसका लगभग आधा या 2/3 भाग तक खाया जा सकता है। कुछ जैसे घेरन संहिता में तो कहते हैं कि आधा खाना है, हठ योग प्रतिपिका में कहते हैं कि आधा सॉलिड फूड और 1/3 करीब लिक्विड फूड से भरना है, 1/3 खाली छोड़ना है। मैंने कहा घेरन संगीता कहते हैं कि आधा खाली छोड़ना है, तो इसका मतलब यही समझनी है कि हमें जितना भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना है, जिससे पचाने का प्रोसेस आसानी से हो जाए। और फिर नेक्स्ट योगिक प्रैक्टिस में एवरी डे सुबह सुबह अर्ध शंख प्रसालन का प्रोसेस 3 से 4 सेट रोज़ कर लें। वॉकिंग कम से कम 3-4 किलोमीटर हो सके तो रोज़ कर लें। इतनी होने के बाद नॉर्मली जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ऑप्टिमम हो जाता है। और इसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसमें सूर्य नमस्कार किया जा सकता है, और एब्डोमिनल रीजन में जो लीवर है राइट साइड में पेट में रिब्स के थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट साइड में रिब्स के थोड़ा नीचे पेंक्रियाज का लोकेशन है स्टमक के जस्ट नीचे। तो इन 2 ऑर्गन्स मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं, इनको रेजिस्टेंस के थ्रू स्ट्रेंथन करनी है। तो यहाँ प्रेशर डालने वाले आसन जैसे मंडूकासन, इसी तरह से अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन या धनुरासन और भुजंगासन, शलभासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे आसन को सीक्वेंस बना करके एक आसन के बाद दूसरा आसन, जैसे दबाव के बाद खिंचाव, खिंचाव के बाद दबाव, इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए रेजिस्टेंस के साथ करना है। लास्ट में रिलैक्स करके कंप्लीट करनी है। रिलैक्स करने के लिए शवासन है, क्योंकि उस समय शरीर अपने आप को रिजुविनेट करती है। एंड शवासन इज कंपल्सरी प्रैक्टिस। अगर थेरापेटिक रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं तो बिना शवासन करे हुए थेरापेटिक रिजल्ट योगिक प्रैक्टिस से हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कंपल्सरी है कि शवासन लास्ट में ज़रूर करना है। और फिर प्राणायाम में एब्डोमिनल रीजन में मूवमेंट आने वाले प्रैक्टिस जैसे अग्निसार, कपालभाति, भस्त्रिका और नौली, और ये बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध अभ्यास, ये सारे प्रैक्टिस यूज़फुल होते हैं। और फिर मेडिटेशन का अभ्यास रूटीन में अगर हम करते हैं तो बॉडी अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं।
अगर हमने इसके ऊपर ये होलिस्टिक अप्रोच से क्योर नहीं किया, ज़्यादा समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है। हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि ब्लड शुगर लेवल कितना हो तो ज़्यादा है, कितना हो तो कम है। ब्लड शुगर लेवल अगर फास्टिंग में 100 से ऊपर होता है तो नॉर्मली इसको हाई माना जाता है। खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल 140 से ऊपर चला जाता है तो इसको हाई माना जाता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताऊं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। 140 तक ब्लड शुगर को नॉर्मल माना जाता था एक समय। इसी तरह से 110 120 तक इवन फास्टिंग के ब्लड शुगर से भी उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ करता था एक समय। लेकिन अब ये जो रेंज है ना, अभी बीच बीच में रिव्यूज़ होते हैं और अब ये डायबिटीज़ के मेडिसिन बनाने वाले कई सारे जो मैन्युफैक्चरर है वो एक तरह से स्पॉन्सर्ड रिसर्च करा करके और ऐसे नॉर्म्स को भी चेंज करते रहते हैं। जो पहले 140 तक नॉर्मल होता था उसको अभी मतलब जो ब्लड प्रेशर का मेरे को याद है कि 140 तक को नॉर्मल माना जाता था, अब 120 से थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो बीपी का दवाई देना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ में भी हाल है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती नहीं है। हमें ये सारी चीज़ें जो भी पैरामीटर्स ब्लड शुगर को रेगुलेट करने वाले फॉलो करनी चाहिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बॉडी अपने आप ही मैनेज करती है। अगर बाई चांस ये ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे हाई बना रहता है तो उसके कारण से जो ब्लड के साथ ज़्यादा एक्सपोज होने वाले नर्व्स डैमेज होने लगते हैं। खास करके पैरों के नर्व्स जल्दी डैमेज होते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन के कारण से ये चीज़ें नीचे तो चला जाता है और वो फिल्टर होने के प्रोसेस में ऊपर आसानी से नहीं आता है, तो पैरों में अक्सर ये जम जाता है ज़्यादा एक्सेसिव जो ग्लूकोज है। इसके कारण से पैरों के नर्व्स सबसे पहले ख़राब होते हैं। ऐसे कंडीशन को कहते हैं न्यूरोपैथी। पैरों के नर्व्स डैमेज हो जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बाकी पार्ट में भी ये जाता है। और दूसरा होता है कि ये किडनी को फ़िल्टर करके रिमूव करना पड़ता है। किडनी को लगातार फ़िल्टर करना पड़ता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बना रहा है। तो किडनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एडजस्टेड होकर के डैमेज हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं नेफ्रोपैथी। और आँखों के रेटिना भी डैमेज होते हैं इससे, अब इसको रेटिनोपैथी कहते हैं। ये 3 मेजर डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन है। अगर लंबे समय डायबिटीज़ होता है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बहुत कॉमनली आते हैं। लेकिन यौगिक लाइफ स्टाइल और जो इंटरवेंशन मैंने एक्सप्लेन किया है इसको फॉलो करेंगे तो डायबिटीज़ श्योरली एंड सर्टेनली अंडर कंट्रोल आएगा। अगर इंसुलिन बहुत लंबे समय से ज़्यादा पॉइंट ले रहे हैं तो इसको रूटीन में फॉलो करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डोज घटता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई पहले से इंसुलिन इंजेक्शन ले रहा है, उसको एक ही बार में इंसुलिन बंद करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना होता है क्योंकि वो सिस्टम ऑलरेडी थोड़ा डेलिकेट हो रखा होता है। ऐसे में एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन भी होता है। इसके कारण से कई बार ब्लड शुगर लेवल बहुत शूट अप करना या कभी कभी बहुत लो होने का रिस्क होता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर ज़्यादा समय से हाई है और इंसुलिन चल रहा है, ऐसे लोगों को रूटीन ब्लड शुगर टेस्ट करते हुए रूटीन ये यौगिक प्रैक्टिस या लाइफस्टाइल इंटरवेंशन को फॉलो करना होता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम से कम 3 महीने तक अगर हम अच्छी तरह से इसको फॉलो करते हैं, रिलीजियसली डिसिप्लिन के साथ करते हैं, तो चांसेस है कि डायबिटीज़ अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है।